हेलो बच्चों, तो स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूटन 9.8 में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले ही हैं कि क्या किसी भी फोर्स का वर्क डन फ्रेम पे डिपेंड करता है या नहीं। तो मैं ऑलरेडी 10 और 20 शॉट ले चुका हूँ। ये आपका हो सकता है कि 100 शॉट हो सकता है। तो इसलिए इस शॉट में हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट करने वाले हैं किसी तरीके से। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो टॉपिक है मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं उनको बस इसका थ्योरी जानना है, और जो इसके पीछे जो रीज़न है उतना जानना उनके लिए काफ़ी है। जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्वेश्चंस भी देखने हैं। मैंने क्वेश्चंस में कैसे अप्रोच किया है उसको आपको समझना है, और उतना आपके लिए काफ़ी होगा, राइट। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन से डिस्कस करना शुरू करते हैं कि वर्क डन बाय अ फोर्स डिपेंड्स ऑन फ्रेम, और कैसे डिपेंड करता है। तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि किसी फोर्स का जो वर्क डन होता है, सॉल्यूशन बोले या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, डिस्कशन जो है आपका, कि किसी फोर्स का जो वर्क डन होता है उसको हम लिख सकते हैं कि एफ डॉट एस, और ये बोल सकते हैं कि एफ एस कॉस थीटा। अब देखिए इसमें 3 से टर्म है और हम लोग को चेक करना है कि इसमें से कौन सा टर्म फ्रेम पे डिपेंड करता है। तो पहला जो टर्म है आपका फोर्स है। तो मैं आपको बता दूं कि फोर्स, किसी भी बॉडी पे एक्ट किया गया फोर्स किसी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। मैं बोल रहा हूँ कि स्पेसिफिक फोर्स की बात कर रहा हूँ। कि अगर किसी में एग्जांपल अगर देने की कोशिश करती है, आप समझिए किसी ब्लॉक है, उसका मास, अगर कोई ब्लॉक है उसका मास m है, तो इस ब्लॉक पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है किसी फ्रेम से mg ही एक्ट होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू चेंज नहीं होगा, राइट। उस तरीके से अगर नॉर्मल फोर्स अगर एक ग्राउंड पे रखा हुआ है तो नॉर्मल फोर्स जो एक्ट होगा वो एन ही होगा। किसी भी फ्रेम से इस एन का वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम लेता हूँ तो उस केस में एक एडिशनल फोर्स इस पे एक्ट होता है जिसको हम लोग सीडो फोर्स बोलते हैं। लेकिन किसी भी फ्रेम से, या मैं इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व करूं या मैं ऑब्जर्व करूं नॉन इनर्शियल फ्रेम से, लेकिन इस mg का वैल्यू या इस n का वैल्यू सारे फ्रेम से एक ही होगा, राइट। तो हम लोग अगर फर्स्ट टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म आपका फोर्स है, और फोर्स कभी भी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। किसी फ्रेम से भी आप ऑब्जर्व करें, जो फोर्स का वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा। नेट फोर्स आपका, एक बात और ध्यान रखिए कि नेट फोर्स आपका चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से इसको ऑब्जर्व करते हैं, और हो सकता है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम आपका एक्सेलरेट नीचे के डायरेक्शन में कर रहा, तो आपको पता है कि जीरो फोर्स एक ऊपर की तरफ लगेगा, और वो जो जीरो फोर्स होगा एम ए के बराबर होगा, राइट। तो आप देखिए कि अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व करते हैं तो इस पर एक एडिशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, और उस एडिशनल फोर्स के कारण इस पे जो नेट फोर्सेज हैं अब वो चेंज हो चुके हैं। ठीक है। तो मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुने। मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी फ्रेम पे किसी भी फोर्स का वैल्यू, कोई एक स्पेसिफिक फोर्स का वैल्यू फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है, सारे फ्रेम से एक होता है। लेकिन नेट फोर्स का जो वैल्यू होता है, किसी बॉडी पे जो नेट फोर्स एक्ट हो रहा हो उसका वैल्यू फ्रेम पे डिपेंड हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप दूसरे फ्रेम से ऑब्जर्व करते हैं तो आप, दूसरे फ्रेम कहने का मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व करते हैं तो उस केस में आप बॉडी पे एक एडिशनल फोर्स को दिखाएंगे, और वो जो फोर्स होगा सीडो फोर्स होगा। उस फोर्स के कारण जो नेट फोर्स है बॉडी का चेंज हो जाएगा, करेक्ट। तो इसको आप ध्यान से याद रखेंगे। चलिए अब दूसरी बात आती है कि डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्प्लेसमेंट किसी फ्रेम पे डिपेंड करता है? तो मैं बोलूँगा कि बिल्कुल करता है। क्यों? क्योंकि मैं जो रिलेटिव मोशन था उसका शुरुआत ही यहीं से किया था कि जो भी कैनेमेटिकल पैरामीटर होते हैं वो फ्रेम पे डिपेंड करते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो एक सिंपल सा एग्जांपल है कि मान लिया जाए कि एक ट्रक है, राइट। तो एक ट्रक पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ये आपका ट्रक हो गया, और इस ट्रक पे एक ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का। इस ट्रक पे दो लोग हो गए, एक हो गया इसका ड्राइवर, ठीक है। एक्चुअली इस ट्रक पे नहीं, इस ट्रक को दो लोग ऑब्जर्व करें, और एक हो गया ये ग्राउंड का ऑब्जर्वर। ये इसको ऑब्जर्वर 1 में मानता हूँ, इसको ऑब्जर्वर 2 मानता हूँ, राइट। तो अगर ये ट्रक आगे की तरफ जा रहा है तो आप बोल सकते हैं कि जो ग्राउंड का ऑब्जर्वर ये देखेगा कि इस ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो आगे की तरफ हो रहा है। इस ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? आगे की तरफ, राइट। लेकिन ये जो ट्रक का ड्राइवर है वो क्या देखेगा कि ये ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट जीरो है। इस केस में अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक केस में, तो इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्योंकि ब्लॉक जो है हमेशा इसके साथ जा रहा है।
जो सेकेंड ऑब्जर्वर है उसके साथ चल रहा है ब्लॉक, राइट। तो ये देखिएगा कि ब्लॉक तो हमेशा मेरे ट्रक के पीछे रखा हुआ है, मतलब मेरे रिस्पेक्ट में, मेरे अंदाज से उसने ब्लॉक ने डिस्प्लेसमेंट नहीं किया है, तभी वो मेरे साथ साथ चल रहा है, करेक्ट। तो इसी कारण से ये बोल सकता है कि इसके रिस्पेक्ट में आपका डिस्प्लेसमेंट है कुछ पॉजिटिव, मतलब राइट डायरेक्शन में आपका, और इसके रिस्पेक्ट में जो एस रिलेटिव है आपका वो आपका ज़ीरो है, ठीक है। एस रिलेटिव जो है वो ट्रक के ड्राइवर के रिस्पेक्ट में कितना है, ज़ीरो है। तो इसमें ट्रक का जो ड्राइवर बोल सकता है कि फोर्स का जो वर्कडन होगा, कोई भी फोर्स एक्ट करा हो तो उसका फोर्स का वर्कडन जो है जीरो हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रक है उसके रिस्पेक्ट में जो ड्राइवर है उसके रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्कडन क्या होगा आपका, ज़ीरो। लेकिन वही अगर ये जो ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में आपका वर्कडन होगा, वो वर्कडन कितना होगा क्वेश्चन अलग की बात है, लेकिन इस केस में इसके द्वारा अगर ऑब्जर्व किया जाए तो इसके द्वारा वर्कडन होगा, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में वर्कडन नहीं होगा, राइट। तो मैं अगर इसको फाइनली ये लिखने की कोशिश करूँ, अपने बात को समझ चुके हैं, तो इसको अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ तो मैं ये लिखूंगा कि जो सेकेंड है तो एस जो है डिपेंड्स ऑन फ्रेम, डिपेंड्स ऑन क्या होगा आपका फ्रेम, ये आपका फ्रेम पे डिपेंड करेगा। और थीटा तो अलग बात है, थीटा अगर आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का भी एंगल चेंज होगा। तो हम लोग फाइनली ये बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय अ फोर्स डिपेंड्स on frame, not because force depends on frame। ये ऐसा नहीं, इस कारण से नहीं डिपेंड करता है कि फोर्स फ्रेम पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पता है कि फोर्स आपका फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है, राइट। बहुत लोगों को लगता है कि फोर्स भी है फ्रेम पे डिपेंड करता है, नहीं। नॉट बिकॉज फोर्स डिपेंड्स ऑन फ्रेम, बट बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज फ्रेम डिपेंडेंट, राइट। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका फ्रेम डिपेंडेंट है, करेक्ट, राइट। तो इसी कारण से आपसे बहुत जगह पूछा था कि क्या सीडो फोर्स का वर्कडन हमेशा जीरो होता है। तो नहीं, सीडो फोर्स का वर्कडन हमेशा जीरो नहीं होता है, क्योंकि सीडो फोर्स आपका किसी भी डायरेक्शन में आपका एक्ट हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में भी एक्ट हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एक्ट हो सकता है, वो कुछ भी डायरेक्शन में हो सकता है, वो आपका फ्रेम पर डिपेंड करेगा। तो इसी कारण से मैं बोल रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल भी क्वेश्चन में दूंगा, लेकिन आप लोगों के लिए अगर बात करूँ तो अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या सीडो फोर्स का वर्कडन हमेशा जीरो होता है, तो नो, वर्कडन बाय सीडो फोर्स, वर्क डन बाय सीडो फोर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। अगर हो सकता है किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं हो, किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं हो। फॉर एग्जांपल मैंने जो ट्रक के ड्राइवर के रिस्पेक्ट में दिया था तो डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, तो आपका वर्क डन क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो जस्ट लाइक एनी अदर फोर्स, वर्क डन बाई सीडो फोर्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, राइट। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, करेक्ट। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। तो मेडिकल वालों के लोगों के लिए अब आपको वीडियो देखना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये आगे का कॉन्सेप्ट आपके काम का नहीं है। लेकिन अगर आप देखना चाह सकते हैं तो कॉन्सेप्ट के क्लैरिफिकेशन के लिए आप क्वेश्चन नंबर 1 को देख सकते हैं, आपके ऊपर है, राइट। उतना भी ये टफ नहीं है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें। तो आपका देख सकते हैं कि एक ट्रक दिया हुआ है, उसमें 4 kg मास का एक ब्लॉक रखा है, म्यू का वैल्यू 0.3, एक्सेलेरेशन जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो सारा वैल्यू दिया हुआ है, आपको निकालना है कि फाइंड वर्क डन बाई फ्रिक्शन एंड सीडो फोर्स इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में जो फ्रिक्शन और सीडो फोर्स कितना वर्क करेगा वो आपको निकालना है। जो पार्ट 1 है उसमें आपको निकालना है कि एज ऑब्जर्व बाई ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, एंड सेकेंड लिखा हुआ है कि एज ऑब्जर्व बाई ट्रक ड्राइवर, जो ऑब्जर्वर है उस केस में ट्रक ड्राइवर है। हाँ, मैं एक जो हिंदी मीडियम से लोग हैं उनको मैं एक बात बता दूं आपको कि शुरुआत में आपको क्वेश्चंस कैसे पढ़ने हैं, क्वेश्चन को इंटरप्रेट कैसे करना है, वो आपको सीखना होगा। थोड़ा मेहनत का काम है, लेकिन आप बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत लोगों ने ऐसा किया है।
तो आप भी बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा, राइट। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को एक बार डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग को आसानी हो। तो ये आपका ट्रक हो गया, आपका ट्रक नहीं, ठीक है। तो ये ट्रक हो गया। तो अब हम लोग इस पे एक हैंडल लगा देते हैं। लेट मी लर्न लिटिल बिट ऑफ ड्राइंग। और इस पे एक ब्लॉक को रख दिया जाए जो कि 4 kg मास का है। केजी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ताकि हम लोग टाइम को सेव कर सके। जो एक्सलेशन है आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और जो म्यू दिया हुआ है 0.3 दिया हुआ है, राइट। तो एक्चुअली मेरे को ये पहले चेक करना होगा कि ये जो ऑब्जर्वर 1 है ग्राउंड पे है, और जो ऑब्जर्वर 2 जो ट्रक पे है, राइट, तो उसके रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना हो। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें तो हम लोग को ये निकालना है कि एज ऑब्जर्व बाई ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। तो इसमें हम लोग पहले केस को ऐसे डिस्कस करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है क्या ब्लॉक स्लाइड करेगा या नहीं करेगा, राइट। तो अगर इस ब्लॉक का हम लोग एबीडी डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो एक सेकेंड मैं इसका एबीडी ड्रॉ कर लेता हूँ। तो अगर हम लोग इस ब्लॉक का एबीडी डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो एक बात तो श्योर है कि ये ब्लॉक जो आगे जा रहा है वो बस एक ही फोर्स के कारण जा रहा है। वो फोर्स लग सकता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इसको बोलेगा कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि ऐसे अगर साथ नहीं चलेगा तो इसके बीच स्लाइडिंग होगी। आपको पता है जैसा कि फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग, दो सरफेसेस के बीच के स्लाइडिंग को रोकना चाहता है। तो फ्रिक्शन जो है फोर्स आगे की तरफ लगेगा ताकि स्लाइडिंग ना हो। तो फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगेगा। अब हमने को ये चेक करना है कि फ्रिक्शन फोर्स जो है, मैंने ऐसा क्वेश्चन कर रखा है ऑलरेडी ब्लॉक टू ब्लॉक सिस्टम में। मैंने इस सिचुएशन को समझा रखा है कि कैसे हम लोग चेक करते हैं कि दो ब्लॉक्स के बीच में स्लाइडिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है। और क्वेश्चन की शुरुआत मैंने वहाँ इसी तरीके से की थी। तो जो लोग नहीं देखे हैं उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो मैं बोलूँगा कि जो एफ मैक्स का वैल्यू है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, वो आपका म्यू इंटू एम जी में डायरेक्ट लिखता हूँ। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम एक्सलेशन ब्लॉक का आ सकता है वो आपका एफ मैक्स मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स बाई एम के बराबर आएगा। तो ये जो हमेशा म्यूजी आता है ये भी आपको वहाँ पर सिखाया गया था। तो एम एक्स का वैल्यू अगर म्यूजी आएगा तो म्यू का वैल्यू है 0.3, और जी का आपको तो वैल्यू पता कि हमेशा हम लोग 10 लेते हैं, भले ही चैनल का नाम हो न्यूटन 9.8। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका। तो हम लोग ये बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो ब्लॉक है वो मैक्सिमम 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल सकता है, और जो ट्रक है इस केस में चल कितने से रहा है, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि इस केस में जो ब्लॉक है वो स्लाइड नहीं करेगा, क्योंकि ब्लॉक जो है 3 मीटर तक चल सकता है, साथ में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक चल सकता है। और अभी तो आपने ट्रक को उतना एक्सलेशन दिया भी नहीं है, ट्रक अभी स्लोली जा रहा है, राइट। तो अगर दोनों साथ चलेंगे तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि बोथ विल मूव टुगेदर। बोथ actually we can say actually block will not slide, block will not slide and will have acceleration, will acceleration 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो ब्लॉक है वो ट्रक के साथ चलेगा। तो अब ट्रक के साथ चलेगा तो आपको क्वेश्चन आसान हो चुका है। जो फ्रिक्शन का वैल्यू है वो एम ए, मैक्सिमम फ्रिक्शन नहीं लेगा आपका, एम ए के बराबर ही लेगा, उतना ही लेगा जिससे कि वो साथ में चले। तो 4 इंटू एक्सलेशन जो आपका 2 हो गया वो आपका हो गया 8 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स का इतना वैल्यू हो गया। जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, हम लोग ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ट्रक के बराबर ही होगा। और डिस्प्लेसमेंट आप लिख सकते हैं कि यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू का वैल्यू ऑब्वियसली आपको 0 लेना है, आपको रेस से मानना है कि ट्रक ने रेस से शुरुआत की है। तो 0 प्लस हाफ ए इज़ 2 एंड टी स्क्वायर आपको 2 सेकेंड में ही निकालना है। तो आपका कितना हो जाएगा, ये 4 मीटर हो जाएगा, राइट। आपको शायद 2 सेकेंड में ही निकालना है, राइट। तो 4 मीटर। तो अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट केस में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द वर्क डन बाय फ्रिक्शन एंड सूडो फोर्स। मैं एक बार इसको मार्क कर देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर होगा। इसने अपडेट में बिल्कुल नहीं गंदा कर दिया है, ऐसा इसको करना नहीं चाहिए था, राइट। तो फ्रिक्शन और सूडो फोर्स का वर्क डन निकालना है। तो अब मैं क्या बोलता हूँ कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन आपका F इंटू एस इंटू कॉस 0 डिग्री, राइट। फ्रिक्शन फोर्स जो है 8 हो गया है। डिस्प्लेसमेंट आपका 4 मीटर होगा, ग्राउंड से जो देख रहा है ऑब्जर्वर उसके रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर, ट्रक आगे जाएगा, राइट। और कॉस 0 तो आपका 1 होगा, क्योंकि दोनों
फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो ये आपका 32 जूल के बराबर होगा। तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव ही होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव वर्क करता है, ज़रूरी नहीं है। फ्रिक्शन आपका पॉजिटिव वर्क करेगा, नेगेटिव वर्क करेगा, हो सकता है जीरो भी कर सके। सेकेंड आता है, तो ये आपका वर्क डन बाई फ्रिक्शन हो गया। फिर नेक आपका वर्क डन बाई फ्रिक्शन, राइट। नेक्स्ट आपका आता है वर्क डन बाय सीरो फोर्स। तो देखिए एक्चुअली यहाँ पर सीरो जो होगा वो ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि जो सीरो फोर्स है, देखिए ऑब्जर्वर कौन सा है, ऑब्जर्वर ग्राउंड पे बैठा हुआ है। अब जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है तो इनर्शियल फ्रेम है, और इनर्शियल फ्रेम में हम लोग कभी भी सीरो फोर्स नहीं लगाते हैं, क्योंकि सीरो फोर्स का जो फार्मूला होता है वो मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ फ्रेम होता है, और एक्सेलेरेशन ऑफ फ्रेम इस केस में जीरो होता है। तो एक्चुअली सीरो फोर्स ही जीरो होता है। इनर्शियल फ्रेम से अगर आप सीरो फोर्स लगाने की कोशिश भी करेंगे तो सीरो फोर्स का वैल्यू जीरो आएगा, क्योंकि जो फ्रेम है उसका एक्सेलेरेशन क्या है, जीरो। तो इस केस में बोलूँगा कि आपका एफ एस आपका कॉस थीटा लिखेंगे आपका, तो जो फोर्स है उस केस में जीरो है, सीरो फोर्स। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय सीरो फोर्स क्या है आपका, जीरो, करेक्ट। तो चलिए, तो याद रखिएगा कि एक्चुअली ये पूछना ही गलत है एक तरीके से मैं पूछूं तो, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम जो ग्राउंड का फ्रेम है उसके रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जर्वर कोई सीरो फोर्स लग ही नहीं सकता है। सीरो फोर्स का कॉन्सेप्ट ही आता है नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए। लेकिन अगर आपसे पूछा गया है तो इस केस में जीरो होगा, राइट। अब हम लोग सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जगह देख लिया जाए। तो सेकेंड पार्ट को अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो सेकेंड पार्ट में आपको ये पूछा गया कि वर्क डन बाय द ट्रक ड्राइवर एज ऑब्जर्व बाय द ट्रक ड्राइवर। तो देखिए ट्रक ड्राइवर ऑब्जर्व क्या कर रहा है, तो ट्रक ड्राइवर जो ऑब्जर्व करेगा बोलेगा क्या कि सामान तो हमेशा मेरे साथ है। क्या बोलेगा वो कि सामान तो हमेशा मेरे साथ है। तो उसने डिस्प्लेसमेंट किया कहाँ, सामान तो हमेशा क्या है, मेरे साथ है। वो डिस्प्लेसमेंट, उसका जो सामान का डिस्प्लेसमेंट है, जो सामान रखा हुआ है 4 kg का ब्लॉक, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो एज ऑब्जर्व बाय द ट्रक ड्राइवर हम लोग बोल सकते हैं एज ऑब्जर्व बाय ट्रक ड्राइवर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक इज जीरो। ठीक है, क्योंकि उसके साथ चल रहा है। तो आपका बोल सकते हैं कि एस रिलेटिव आपका जीरो हो गया। तो आपसे पूछा है कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना होगा, तो आप लिखेंगे एफ एस रिलेटिव कॉस थीटा। तो आपका एस रिलेटिव जीरो हो चुका है, तो इससे कारण जीरो हो जाएगा। और आपसे पूछा जाए कि वर्क डन बाई जीरो, तो आप बोले कि एफ जीरो इंटू एस रिलेटिव इंटू कॉस थीटा। तो इस केस में सीरो फोर्स तो एक्ट होगा, आपको पता है कि सीरो फोर्स एक्ट होगा, आपको दिखाना हो तो सीरो फोर्स एक्चुअली बैकवर्ड में एक्ट होगा, और वो होगा फोर्स मास इंटू एक्सलेशन, मास ऑफ बॉडी इंटू एक्सलेशन ऑफ फ्रेम। तो आपका जो सीरो फोर्स एम ए के बराबर होगा। जो फ्रेम है, जो ट्रक का ड्राइवर है, वो 2 मीटर से आगे जा रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि 4 × 2 जो कि 8 न्यूटन होगा। सीरो फोर्स बैकवर्ड में कितना होगा, 8 न्यूटन के बराबर होगा, क्योंकि जो ट्रक का ड्राइवर है वो ट्रक के साथ 2 मीटर से आगे जा रहा है, करेक्ट। लेकिन इस केस में सीरो फोर्स का वर्क डन जीरो इसलिए होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है ट्रक ड्राइवर के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है, उस कारण से आपका जीरो आ रहा है, राइट। तो आप बोल सकते हैं कि इस केस में दोनों के जो वर्क डन है, फ्रिक्शन का हो या हो सीरो फोर्स, दोनों का वर्क डन क्या होगा, जीरो, करेक्ट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन एंड सीरो फोर्स एज ऑब्जर्व बाय ट्रक ड्राइवर इन 2 सेकेंड। तो ऑब्वियस ये बात है, आप मेरे क्वेश्चन देने के तरीके से आपको पता होगा कि मैं किसी भी कॉन्सेप्ट को आधे में नहीं छोड़ता। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट में नहीं यूज़ किया था, मतलब ये बोलिए कि जो लास्ट केस में था उसमें ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा था, लेकिन इस केस में मैंने ये ध्यान रखा है कि ब्लॉक इसमें स्लाइड हो, ठीक है। तो ब्लॉक अगर स्लाइड होगा तो आपको निकालना है। क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ एक बार कि फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन एंड सीरो फोर्स एज ऑब्जर्व बाय ट्रक ड्राइवर। इस केस में एक और खास बात है कि मैंने बस ट्रक ड्राइवर के रिस्पेक्ट में वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए बोला है, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम लोग करते आ रहे हैं, ठीक है, वो कुछ खास इनोवेटिव आइडिया है नहीं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो आपका जो है ट्रक आपने ऐसे ड्रॉ कर
रखा है सपोज कीजिए, तो ये हो गया ट्रक। पता है एक और जोक की बात क्या है, हालांकि उसको मेरे को शुरुआत में ही बोलना चाहिए। देखिए अब क्या है कि किसी वर्कर को अगर आप हायर करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि कोई कूली को आप हायर किए, कोई अगर आप कूली को हायर करते हैं तो कुली आपका सामान लेकर आता है, ठीक है, आप उसके पीछे पीछे आते हैं। आपको हो सकता है अब आपका जोक समझ में आने लगा होगा। तो जो कुली आपके पीछे पीछे, कुली के पीछे आप पीछे पीछे आते हैं, तो आपके रिस्पेक्ट में कुली का डिस्प्लेसमेंट कितना है? ज़ीरो, क्योंकि आप कुली हमेशा आपके साथ है, या बोले कि आप हमेशा कुली के साथ है। अगर तो आप अगर कुली के साथ हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि आपके रिस्पेक्ट में कुली का जो वर्कडन है वो ज़ीरो है। कुली का जो वर्कडन क्या है? ज़ीरो है, क्योंकि उसने डिस्प्लेसमेंट किया ही नहीं, तो आपको पैसे देने नहीं बनते हैं उसके, ठीक है। तो आप नहीं भी दे सकते हैं थियोरेटिकली, लेकिन आपको तो पता है कि साइंस काम नहीं करता है इस दुनिया में, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप कोई काम के लिए किसी को हायर करें तो उसके साथ साथ चला कीजिए, और जब साथ साथ चला कीजिए तो बोलिए कि मेरे रिस्पेक्ट में तुमने तो काम किया ही नहीं। अब उसको समझाइए कि वो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो आपको अच्छे तरीके से समझा देगा कैसे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ठीक है। तो चलिए, ये सब साइंस की बातें हैं, साइंस बहुत ही इनोवेटिव चीज़ है, ठीक है। तो ये आपका ड्राइवर सो नहीं रहा है, ध्यान रखिएगा, ट्रक का ड्राइवर सो नहीं रहा है, नहीं तो इसका डिस्प्लेसमेंट स्वर्गलोक में हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि अगर इसके रिस्पेक्ट में जो ट्रक का जो एक्सलेशन है इस केस में वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और जो म्यू दिया हुआ है आपका, म्यू जो है 0.3 है। तो आपको पता है इस केस में कि इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। एक बात आपको ध्यान रखना है, बहुत लोग ऐसा होते हैं कि सोचते हैं क्या कि सर अगर सामान ट्रक से नीचे गिर गया तो देखिए उसकी हम लोग बात नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत देर बाद की बात, हम लोग सारे चीज़ों को पॉइंट मास माना करते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब तो सामान नीचे नहीं गिरेगा जब तक कि आपको ऑब्जर्व करना हो, आगे गिरे या ना गिरे आपको मतलब नहीं है। तो मैं क्या बोलूँगा कि इस ब्लॉक पे जो है फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लेगा, ठीक है, लेकिन आप इस केस में अब जीरो फोर्स डायरेक्ट लगा सकते हैं। जीरो फोर्स जो है आपका एम इंटू ए आप लगा सकते हैं, राइट। कि और अगर आप जीरो फोर्स लगाते हैं तो सारी चीज़ें जो है वो ट्रक के रिस्पेक्ट मिलेंगी, ठीक, क्योंकि आपने जो न्यूटन लॉ लगाया है वो ट्रक के ड्राइवर के रिस्पेक्ट में लगाया है। और एक इसमें और भी है कि इसमें ब्लॉक को स्लाइड होना ही होना है, क्यों? क्योंकि आपने ट्रक को जो एक्सलेट कर रखा है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कर रखा है, और लास्ट केस में हम लोगों ने कैलकुलेट किया है कि जो ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सलेशन हो सकता है वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो सकता है, राइट। हम लोगों ने कैलकुलेट किया, आप जाकर देख सकते हैं। तो ब्लॉक जो है मैक्सिमम 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल सकता है, लेकिन आपने ट्रक को एक्सलेट कर दिया 4 से। सडनली सोचिए कि आप ज़्यादा दे दिया एक्सलेशन, तो जैसे ही आप ज़्यादा एक्सलेशन देगा तो एक्चुअली सामान पीछे की तरफ स्लाइड होना शुरू हो जाएगा। मतलब जो ट्रक का ड्राइवर क्या देखेगा कि मेरा सामान पीछे जा रहा है। तो इतना आइडिया हो चुका है हम लोग को रियल दुनिया से, राइट। तो अगर मैं इस पर न्यूट्रॉन्स लगाने की कोशिश करूँ तो जो ट्रक का जो फोर्स है एम ए के बराबर है आपका, मास हो गया आपका कितना 4 kg, और एक्सलेशन भी आपका 4 है तो 60 न्यूटन। तो इस ब्लॉक का जो ट्रक के रिस्पेक्ट में एक्सलेशन होगा वो आपका एम में, जो कि आपका 16 होगा। फ्रिक्शन फोर्स आपका आगे की तरफ होगा, और स्लाइड कर रहा है तो आप मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स आप म्यू एम जी लगा सकते हैं, जो कि आपका आ जाएगा 0.3 इंटू 40, राइट। तो आपका हो जाएगा 12 न्यूटन। तो आप देख सकते हैं कि जीरो फोर्स जो है बैकवर्ड में ज़्यादा है आपका, तो इसी कारण से आपका जो ए रिलेटिव आ जाएगा, रिलेटिव एक्सलेशन कितना आएगा वो बैकवर्ड में आएगा। और आप बोल सकते हैं कि नेट फोर्स जो होगा आपका, नेट फोर्स जो होगा, याद रखिए कि ये सारे जो इक्वेशंस लिखे जा रहे हैं वो ड्राइवर के रिस्पेक्ट में लिखे जा रहे हैं। तो नेट फोर्स जो लेफ्ट की तरफ होगा वो आप लिखेंगे एम ए माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए रिलेटिव, ठीक है। एम ए का वैल्यू हो चुका है 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4 इंटू ए रिलेटिव। दिस विल गिव यू द ए रिलेटिव इज इक्वल टू हाउ मच 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस केस में जो रिलेटिव एक्सलेशन आएगा वो आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आएगा, राइट। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा रिलेटिव वो कितना होगा आपका, शुरुआत करना है 0 से, तो यू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर, सारा रिलेटिव यूज करना है एक्चुअली, लेकिन यू तो मैं 0 ही ले रहा हूँ। तो आप लिखेंगे हाफ इंटू 1 इंटू 2 स्क्वायर, राइट। होप कि 2 होते आपका 2 मीटर हो जाएगा।
तो सिंपल सी बात है कि अब जो ड्राइवर है वो क्या ऑब्जर्व करेगा कि फ्रिक्शन फोर्स आपका आगे तरफ लेगा, जो सीडो फोर्स है एम ए वो पीछे की तरफ लेगा, और जो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है वो एस रिलेटिव होगा, वो आपका 2 मीटर पीछे की तरफ होगा, राइट। तो अगर हम लोग बोले वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स एज ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर, एज ऑब्जर्व बाय द ड्राइवर, राइट, तो आप लिख सकते हैं इसको कि एफ एस रिलेटिव कॉस थीटा। फ्रिक्शन फोर्स आपका हो चुका है 12 न्यूटन का, फ्रिक्शन फोर्स कितना है आपका 12 न्यूटन, एस रिलेटिव आपका हो चुका है 2, और दोनों के बीच में जो एंगल है वो आपका कॉस 180 है, जिसको आप -1 डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो -24 जूल। ठीक है। अगर हम लोग बात करें वर्क डन बाय सीडो फोर्स, वर्क डन बाय सीडो फोर्स अगर हम लोग बात करें तो आप ये बोल सकते हैं कि जो एफ सीडो इंटू एस रिलेटिव इंटू कॉस थीटा, राइट। सीडो फोर्स जो हो चुका है आपका 60 न्यूटन इंटू 2 इंटू कॉस 0 डिग्री विच इज़ 1 एक्चुअली, तो ये होगा 32 जूल का। तो यहाँ देख सकते हैं कि सीडो फोर्स का जो वर्क डन है वो पॉजिटिव आ रहा है, राइट। तो इस तरीके से आपका नेगेटिव ही आ सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे ज़्यादा लेवल आपका पूछा नहीं जाएगा। आईआईटी में उन्होंने एक बार पैसेज में शायद एक क्वेश्चन पूछ रखा है, तो आप उस पैसेज को पढ़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको आइडिया देगा कि आखिर हम लोग वर्क डन बाय फ्रेम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय एंड टेक केयर। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पावर के बारे में शुरू करने वाले हैं, तो बाय बाय एंड